जो लड़के बिजनेस में सक्सेसफुल भी होते हैं एंड आउट देयर काफी स्मार्ट विटी इंटेलिजेंट एंड शार्प होते हैं, वो एक फीमेल के मैटर में आके कमजोर पड़ जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि क्या मेघालय मर्डर केस के विक्टिम राजा की जान बचाई जा सकती थी अगर वो सोनम के कुछ इनिशियल रेड फ्लैग्स को सीरियसली ले लेते तो, और ऐसे कौन से वो रेड फ्लैग्स हैं जिनसे आपको भी बचना चाहिए, और ऐसे कौन से वो प्रिकॉशंस हैं जिससे आजकल के डर के माहौल में आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। हाय, मेरा नाम ट्विंकल गुरनानी है। मैं पेशे से एक न्यूज़ एंकर और जर्नलिस्ट हूँ और काफ़ी अरसे से मैं रिलेशनशिप्स के ऊपर आर्टिकल्स लिखते आई हूँ। राजा को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन राजा जैसे कई इनोसेंट लड़के बैठे हैं आउट देयर जो शायद इस वीडियो में शेयर की गई इन्फॉर्मेशन के थ्रू अपने आप को अवेयर करें और ऐसे पोटेंशियल डेंजर से अपने आप को सेव कर पाए। तो राजा के बेस्ट फ्रेंड का ये कहना था कि सोनम के पापा शादी के लिए जल्दी कर रहे थे और वो जल्दी से जल्दी शादी खत्म करना चाहते थे, यानी कि एंगेजमेंट को 2 महीने भी नहीं हुए थे और सोनम के पापा चाहते थे कि शादी भी हो जाए। और यही बात राजा के दोस्त आकाश को भी कुछ अजीब लगी। यहाँ तक कि शादी से 1 महीने पहले जो पीक एक्साइटमेंट का माहौल होता है, जब लड़की ओवरली एक्साइटेड रहती है अपने हस्बैंड से दिन रात बात करने के लिए, उस टाइम पर सोनम राजा के कॉल्स अवॉइड करती थी। राजा ने ये तक कहा था अपने बेस्ट फ्रेंड को कि मैं उसको 10-10 कॉल्स करता हूँ लेकिन वो मेरे कॉल्स नहीं उठाती है और हमेशा कहती रहती है कि वो बिजनेस में बिजी है। और राजा इन चीज़ों को बस अंडरस्टैंड ही करता रहा। लेकिन राजा के हिसाब से सोनम का बिहेवियर इतना रूड होने लगा कि राजा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्वेश्चन करने लगा कि क्या उसको ये शादी करनी भी चाहिए कि नहीं। और तभी राजा ने अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया और उससे शेयर किया। एंड यू नो उसके बेस्ट फ्रेंड ने क्या बोला? उसके बेस्ट फ्रेंड ने बोला, इट्स ओके, अभी बस सगाई ही हुई है, लड़की को टाइम दे। आप समझ रहे हैं प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? ओवरऑल एक नैरेटिव भी वाइड स्प्रेड है कि लड़कियां कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। बस इसी वजह से जो लड़कियों के लेजिटिमेट रेड फ्लैग्स हैं जिनको देखकर लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए, उनको देखकर भी कई लड़के ये सोचते हैं जिनको मोस्ट प्रोबेबली रिलेशनशिप का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो इन रेड फ्लैग्स को भी ऐसे इग्नोर करते हैं। उनको लगता है कि चलो होता होगा, मे बी गर्ल्स आर डिफरेंट, मे बी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ उसको, मे बी शी इज हैविंग मैरिज ब्लूज एंड सो ऑन। तो हाउ डू यू मेक श्योर कि क्या रेड फ्लैग है जिसको आपको सीरियस लेना चाहिए और क्या रेगुलर फीमेल बिहेवियर है जो चलता रहता है जिसको आपको ओवरलुक करना चाहिए और हल्के में लेना चाहिए? इससे पहले कि हम रेड फ्लैग समझे, पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। जब किसी लड़के की लाइफ में कोई लड़की नई नई आती है तो ही इज हेड ओवर हील्स फॉर हर। वो उससे पूरी तरह से इन्फैचुएट हो चुका होता है। वो लड़की के लिए स्पेशल जेस्चर्स करने लगता है, यहाँ तक कि उस लड़की में थोड़े बहुत अगर उसको कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, वो चीज़ें भी वो अपनी फैमिली से छुपाने लगता है। तो मेरी मैन को सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप कभी अपनी पार्टनर के बिहेवियर से कंफ्यूज्ड हैं तो उसका बिहेवियर जाकर किसी ट्रस्टेड फीमेल से शेयर करिए, ना कि किसी मेल से। मे बी आपकी मदर, सिस्टर या फिर कोई और ट्रस्टेड फीमेल आपको आपकी पार्टनर का बिहेवियर समझने में हेल्प करेगी और आपको समझ आएगा कि क्या ये स्टार्किंग रेड फ्लैग्स हैं जो डेंजर की ओर इशारा कर रहे हैं या फिर कोई मामूली फीमेल मूड स्विंग्स। इट इज़ फेयर कि आप अपने पार्टनर के लिए हेड ओवर हील्स इन लव हैं, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इस लव को ओवर द टाइम डेवलप होने दें। आप ओवर द टाइम ट्रस्ट को भी डेवलप होने के लिए टाइम दें। आपको वॉच आउट करना पड़ेगा कि लड़की कोई अनरियलिस्टिक डिमांड्स तो नहीं कर रही है आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हुए। फॉर एग्जाम्पल, इस केस में सोनम ने अपने हस्बैंड को ये बोला था कि जब तुम हनीमून के लिए आओ तो अपना सारा गोल्ड पहन कर आना। राजा की मदर को भी इस बात से ऑब्जेक्शन था, लेकिन सोनम ने राजा को अपने टोस पर रखा था। शादी से पहले वो उसको टाइम नहीं देती थी, रूड बिहेवियर दिखाती थी, ऑन एंड ऑफ बिहेव करती थी, उसके कॉल्स अवॉइड करती थी, अपने आप को बिजी दिखाती थी। तो इन सब चीज़ों से चलते हुए सोनम के लिए काफ़ी ईजी बन गया कि वो राजा से अपनी कोई भी बात मनवा सके, क्योंकि एट दिस पॉइंट जो राजा एक कनेक्शन ढूंढ रहा है अपनी वाइफ के साथ और उसको वो कनेक्शन की जगह बस इमोशनल कोल्डनेस मिल रही है, तो इस मोमेंट पर जब सोनम थोड़ा सा कनेक्शन दिखाए या थोड़ा सा कुछ डिमांड करे तो राजा वांटेड टू फुलफिल इट वेरी नेचुरली, इवन दो वो डिमांड इतनी अनरियलिस्टिक थी। अब राजा का कैरेक्टर समझ लेते हैं। अगर आपने फोटोज एंड वीडियोस देखी होंगी तो आपको समझ आ ही गया होगा कि राजा एक बहुत ही हैप्पी गो लकी टाइप के इंसान थे और उनके चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड ने भी मीडिया को ये बताया कि राजा एक बहुत ही खुश मिजाज टाइप के लड़के थे। वो काफ़ी हेल्पफुल नेचर के थे, सबकी हेल्प करते थे और यहाँ तक कि राजा कभी भी गुस्सा नहीं करते थे। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो लड़के बिजनेस में सक्सेसफुल भी होते हैं एंड आउट देयर काफ़ी स्मार्ट विटी इंटेलिजेंट एंड शार्प होते हैं, वो एक फीमेल के मैटर में आके कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने कार्ड्स डाउन करते हैं और वो एक फीमेल को एज अ इनोसेंट जेंडर देखते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोई भी जेंडर बस अपने जेंडर की वजह से इनोसेंट नहीं कहलाना चाहिए। अगर आप न्यूज़ उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फीमेल्स ने भी काफ़ी सीरियल किलिंग्स करी हैं। तो कोई भी जेंडर जस्ट फॉर बिलोंगिंग टू दैट जेंडर उनको हमें कोई स्टीरियोटिपिकल टैग नहीं देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट बिकॉज कोई लड़की है दैट डजंट मीन कि वो इनोसेंट है। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट,
बिकॉज राजा एक बहुत ही हैप्पी गो लकी टाइप का इंसान था, उसने चीज़ों को ओवरली पॉजिटिव तरीके से देखा। जो रेड फ्लैग्स थे, जहाँ वो पूछ भी रहा था अपने फ्रेंड से कि मैं शादी करूँ कि ना करूँ, मुझे तो डाउट हो रहा है, तब भी उसने पॉजिटिव चीज़ को ज़्यादा तवज्जो दिया। उसने ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, शादी हो जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा, इवेंचुअली थिंग्स विल वर्क आउट। उसने नेगेटिविटी को पूरा ही इग्नोर कर दिया। दैट्स वेयर वी नीड टू बी न्यूट्रल। अगर कोई इंसान ज़्यादा ही अच्छे दिल का होता है तो उसको ये लगता है कि पूरी दुनिया अच्छे दिल की है, वो अपने लेंस से दुनिया को देखता है, लेकिन आपका नज़रिया दुनिया को चेंज नहीं कर सकता। दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको दुनिया को लेकर न्यूट्रल रहना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर एंड रिगार्डलेस ऑफ योर पर्सनल पॉजिटिविटी। अब समझते हैं कुछ कॉमन रेड फ्लैग्स को जो आपको वॉच आउट करने चाहिए। नंबर 1 ये है कि कोई इंसान अपने फ़ोन से ऑब्सेसिवली सीक्रेटिव है, जैसे कि अपने फ़ोन को उल्टा रखना, या फिर अपना फ़ोन छुपा लेना, या अपनी स्क्रीन ऐसे करके देखना, या फिर जस्ट बीइंग सो पोजेसिव अबाउट हु दे टॉक टू ऑन देयर फ़ोन। नंबर 2 है इमोशनल कोल्डनेस। अगर कोई इंसान आपसे शादी करना चाहता है और वो इमोशनली डिस्टेंट है, तो वो चीज़ शादी के बाद चेंज नहीं होगी, या तो वो किसी और के साथ इन्वेस्टेड है। नंबर 2, वो इमोशनली अनअवेलेबल है इन जनरल। इन बोथ द केसेस वो आपके लिए एक सूटेबल पार्टनर तो नहीं होंगे। नंबर 3 इज बार बार उनकी लाइफ में किसी क्लोज मेल फ्रेंड का जिक्र होना। अगर वो बार बार किसी क्लोज मेल फ्रेंड की बातें करते हैं, या फिर उनकी लाइफ में कोई क्लोज फीमेल बेस्ट फ्रेंड नहीं है, तो ये एक अलार्मिंग साइन है। किसी केस में अगर फ्रेंड नहीं होगी तो मे बी सिस्टर होगी या फिर मदर होगी, बट कोई एक दो लोग ऐसे होंगे जिनसे वो क्लोज है। तो अगर आपको उनकी कोई भी फीमेल बेस्ट फ्रेंड नहीं दिख रही है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा बात करती है या काफ़ी ज़्यादा शेयर करती हैं चीज़ें, देन प्रॉबली वो क्लोज फ्रेंड उनकी लाइफ में कोई ऑपोजिट जेंडर का इंसान है। एंड अगर उसके बारे में वो सीक्रेटिव है, इट्स ऑलरेडी अ बिग रेड फ्लैग। नेक्स्ट रेड फ्लैग है मटीरियलिस्टिक डिमांड्स विदाउट इमोशनल इन्वेस्टमेंट। यानी कि वो आपसे बार बार चीज़ों की डिमांड कर रही है कि मुझे आईफोन चाहिए, मुझे इस टाइप की रिंग चाहिए, मुझे उस टाइप का चेन चाहिए, मुझे इस टाइप के कंगन चाहिए, लेकिन वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। तो उस बिहेवियर से आपको दिख जाएगा कि उसका डायरेक्ट इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर लड़की आप में इंटरेस्टेड है तो वो आपसे पूछेगी आप क्या कर रहे हो, थोड़ी पॉजिटिव बिहेव करेगी, आपकी लाइफ में इंटरेस्ट लेगी, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कब कर रहे हो, एंड दिन कैसा गया, खाना खाया कि नहीं। ये सब क्वेश्चंस नेचुरली आते हैं एक इंसान को जब वो आप में इंटरेस्टेड होता है, रिगार्डलेस कि अब तक प्यार हुआ कि नहीं हुआ। या तो कोई लड़की बहुत ही ज़्यादा रिमोट विलेज से है, उसको बिल्कुल एक्सपोजर नहीं मिला है, बहुत ही ज़्यादा नाइव एंड इनोसेंट है, उसको पता ही नहीं है कि किसी को क्या पूछना है। लेकिन अगर कोई लड़की सिटी में पली बड़ी है, काम वाम करती है, थोड़ी बहुत इमोशनल इंटेलिजेंट है, और उसने अपनी एजुकेशन पूरी की है, उससे कॉलेज में फ्रेंड्स रहे हैं, तो उसको इतना तो आता ही है कि एक इंसान से कैसे कनेक्ट करें, या फिर फैमिली में ही लोग सीख जाते हैं कि दूसरों से कनेक्ट कैसे करना है। तो वो आपकी लाइफ में इंटरेस्ट लेगी जेन्यूनली। अगर वो बस आपको आके चीज़ें सुना रही है, या फिर सुना भी नहीं रही है, इमोशनली इन्वेस्टेड ही नहीं है, सो दिस इज अनदर टॉक्सिक साइन, स्पेशली अरेंज मैरिज के केस में। एंड सबसे ऑब्वियस साइन, लेकिन लड़के इसको भी मिस कर जाते हैं, ये है हमेशा लग्जरी, पैसे, स्टेटस के बारे में बात करना। अगर वो हमेशा उसको क्या चाहिए आपसे, उन चीज़ों पे फोकस कर रही है, दैट मीन्स उसका फोकस ही वो है कि वो आपसे क्या ले सकती है, एंड देन उसको आप में उतना इंटरेस्ट नहीं है। एंड वी हैव नो गारंटी कि शादी के बाद चीज़ें कैसे बदलेंगी। आपको ओवरऑल ऐसा इंसान पिक करना चाहिए फॉर मैरिज जो इन जनरल आप में इंटरेस्टेड हो एज अ ह्यूमन, जो आपसे ह्यूमन कनेक्शन क्रिएट करना चाहता हो, ना कि बस आपको एक प्रोवाइडर की तरह देखे। अगर आपके घर में आपके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं अरेंज मैरिज के लिए, या फिर आपकी फैमिली में ऐसा कोई भी इंसान है जिसके लिए अरेंज मैरिज के लिए रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर हियर, तो आपको थोड़े प्रिकॉशनरी मेजर्स तो लेने चाहिए। नंबर 1 मिस्टेक जो लड़के करते हैं वो ये होता है कि उनको लगता है कि लड़की हमारे घर आ रही है ना, तो लड़की किसी भी फैमिली से आए, कैसी भी फैमिली हो उसका, कैसा भी बैकग्राउंड उसका हो, हम एडजस्ट कर लेंगे, हमारी फैमिली में वो हमारी तरह बन जाएगी। रॉन्ग। क्योंकि एक एप्पल अपने ट्री से दूर जाकर नहीं गिरता है, वहीं इर्द गिर्द गिरता है। व्हाट आई मीन बाय दैट इज, जैसी उसकी फैमिली होगी वैसे ही ट्रेट्स उस लड़की में होंगे। तो अलॉन्ग विद लड़की को स्टडी करना, लड़की को परखना, आपको उसकी फैमिली को भी देखना चाहिए कि वो किस टाइप के लोग हैं, और उससे आपको लड़की के भी कुछ ट्रेट्स का अंदाज़ा लग जाएगा। और सबसे पहला सवाल जो आपको किसी लड़की से पूछना चाहिए वो ये नहीं है कि उसकी क्या हॉबीज़ हैं, उसके क्या इंटरेस्ट है, वो क्या करती है, कितना कमाती है, बट क्या उसकी लाइफ में कोई लड़का है, क्या ऐसा कोई है जिसको वो लाइक करती है और उसके पेरेंट्स उसको फोर्स कर रहे हैं आपसे शादी करने के लिए या फिर अरेंज मैरिज करने के लिए। इन दैट केस आप उसको अश्योर कराइए कि इवन इफ वो किसी को लाइक करती है तो आप उसको हेल्प करेंगे, और आप उसको खुद से ही रिजेक्ट कर देंगे ये बोलकर कि आपको पसंद नहीं आया या फिर आपको कोई और पसंद है, आप उसका नाम नहीं आने देंगे। अगर आप उसको ये अश्योरिटी देंगे तो अगर उसकी लाइफ में सच में कोई है और उसके पेरेंट्स उस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, तो आप अपने आप को एक वन साइडेड कमिटमेंट वाली मैरिज से बचा लेंगे।
सेकेंड चीज़ है कि आपको बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। कोशिश करो तो अपने जान पहचान में ही शादी करो, जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लड़की का बैकग्राउंड पता हो। इस केस में फॉर द लीस्ट बिट आप एक साइकोपैथ या फिर एक मर्डर से शादी करने से बच जाओगे। आप उनके सोशल मीडिया पोस्ट को एसेस करो, उनके टाइटल्स कैसे हैं, उनके कैप्शंस कैसे हैं, किस टाइप के इन्फ्लुएंसर्स को वो लोग फॉलो कर रहे हैं, किस टाइप के लोगों को वो लोग फॉलो कर रहे हैं, उनके कमेंट सेक्शंस में कौन कौन कमेंट कर रहे हैं, किन अकाउंट्स के कमेंट रेकरिंग है और किन कमेंट्स को वो कैसे रिप्लाई कर रहे हैं, उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स क्या हैं, उनके पास रिलेशनशिप्स कैसे रहे हैं। उनके ऑफिस में जाके पता करिए, उनके एक्स ऑफिस में जाके पता करिए कि कौन उनके एम्प्लॉयज़ थे, उनके ट्रेड्स पता करिए, उनके स्कूल मेट्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करिए अगर आपके कुछ म्यूचुअल्स निकल आते हैं तो। ऐसे करके बैकग्राउंड पता करिए, क्योंकि अगर किसी इंसान में कोई सीरियल किलिंग ट्रेट्स हैं, कोई क्रिमिनल ट्रेट्स हैं, कोई टेरिबली नेगेटिव ट्रेट्स हैं, तो वो बचपन से ही दिखना शुरू होते हैं और उनके आसपास के लोगों को थोड़ा बहुत तो पता ही होता है कि यार ये इंसान थोड़ा टेढ़ा सा है। तो बस ये थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होमवर्क या ग्राउंड वर्क करने से आप अपने आप को बचा सकते हैं एक टेरिबली क्रिमिनलिस्टिक मैरिज से। ये आपके लिए थोड़ा न्यू होगा। दिस इज प्री मैरिटल काउंसलिंग। मतलब अगर आपको कोई लड़की पसंद आई है और आपकी फैमिली भी उसके लिए अप्रूव करती है, तो बिफोर टेकिंग थिंग्स फॉरवर्ड इट इज़ एडवाइजेबल कि कुंडली मिलाने के बजाय आप किसी ट्रस्टेड साइकोलॉजिस्ट या फिर मैरिज काउंसलर के पास जाइए और एक सेशन बुक कराइए और उनको बताइए कि आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और वो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस पूछें या फिर इस तरीके से एसेस करें जिससे कि वो आप दोनों की कंपैटिबिलिटी जज कर पाएँ। लेकिन ये स्टेप ईजियर सेड देन डन है, क्योंकि अपने पार्टनर को या अपने होने वाले पार्टनर को इस चीज़ के लिए कन्विंस करना, उनकी फैमिली को इस चीज़ के लिए कन्विंस करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ लाइफ सेविंग हो सकती है। अगर मुझे अरेंज मैरिज के लिए किसी को देखना होता तो मैं ये स्टेप तो सबसे पहले करती। चलिए सोचिए, आपने सारे प्रिकॉशंस लेके, सारे रेड फ्लैग्स एसेस करके, सब सिचुएशन देख के शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद अगर वो लड़की ख़राब निकली या फिर उसने शादी बस आपसे आपके पैसों के लिए की है या फिर उसका कोई और अफेयर हो जाता है शादी के बाद एंड नाउ सडनली शी वांट्स कि वो आपका आधा पैसा लेकर जाए और उस इंसान के साथ एक दुनिया बसाए, उस केस में आप क्या करोगे? इस वजह से आपको शादी से पहले एक लॉयर को कंसल्ट करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आप अपने फाइनेंशियल एसेट्स को कैसे सेफगार्ड कर सके शादी से पहले। इंडिया में प्रीनप को उतना सीरियस नहीं लिया जाता, लेकिन शादी से पहले ही अगर आप लॉयर से मिलकर कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे जिससे आप अपने प्राइवेट एसेट्स को सेफगार्ड कर सके और जिसको कोई आपसे शादी के बाद फॉल्सली एलिमनी के नाम पे क्लेम ना कर सके, देन दैट कैन वर्क इन योर फेवर। एंड नेक्स्ट प्रिकॉशन ये है कि अरेंज मैरिज के केस में स्पेसिफिकली अपने फ्रेंड्स और फैमिली की बातों को सीरियसली लो। अगर आपको कुछ रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, कुछ कंफ्यूजिंग ट्रेट्स दिख रहे हैं या कुछ बिहेवियर समझ नहीं आ रहा है, तो उन चीज़ों को लोगों से शेयर करो। अपने आप को इतना भी स्मार्ट मत समझो कि यू गॉट इट ऑल फिगर्ड आउट, क्योंकि आप तभी लोगों के जाल में फंसोगे जब वो आपको मैनिपुलेट कर पाएंगे। और लोग आपको सबसे ज़्यादा मैनिपुलेट तब कर पाएंगे जब आप चीज़ें अपने तक रखोगे और किसी से शेयर नहीं करोगे। दैट्स वाई काफ़ी अब्यूजिव रिलेशनशिप्स में पार्टनर दूसरे वाले पार्टनर को ग्रूम करते हैं सो दैट वो उस रिलेशनशिप की बातें किसी से शेयर ना करें, क्योंकि अगर शेयरिंग हो जाएगी तो उनकी आंखें खुल जाएगी, उनको टॉक्सिसिटी दिख जाएगी, शायद वो वॉकआउट कर जाएंगे। तो बी वेरी और अपने रिलेशनशिप की चीज़ें एटलीस्ट इनिशियल स्टेज में या फिर जहाँ पर लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है, वहाँ पर थोड़ा बहुत शेयर करिए। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए टाइम दीजिए। लव एट फर्स्ट साइट बहुत ही क्यूटी सा, बहुत ही फैंसी सा, बहुत ही लवी लवी सा साउंड करता है, लेकिन रियलिटी में ये आपकी जान का खतरा बन सकता है। दैट्स वाई सामने वाले इंसान को आजमाइए, उसको वक्त दीजिए, देखिए वो अपने आप को कितना ट्रस्टेबल साबित करता है एंड उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के बाद उनको ट्रस्ट करने लगिए, नॉट ब्लाइंडली। सबसे डिस्टर्बिंग बात तो ये है कि उस शादी पे इतने ज़्यादा पैसे खर्च हुए थे, वो शादी इतने ग्रैंड तरीके से हुई थी एंड सोनम ने ये सब होने दिया। इट टेल्स अस कि जब कोई इंसान एक चीज़ के पीछे पागल हो जाता है वो किस हद तक गिर सकता है और वो किस हद तक अपने आसपास के सारे लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है बस अपनी वो एक जिद पूरा करने के लिए। एंड दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स आउट देयर कि अगर आपके बच्चे को किसी इंसान से प्यार है और आपको लगता है कि वो इंसान आपके बच्चों के लिए सही नहीं है, तो ज़बरदस्ती अपने बच्चे की शादी किसी और से तो मत कराइए, क्योंकि इससे आप किसी और की लाइफ ख़राब कर रहे हैं बस अपने बच्चे की लाइफ बचाने के चक्कर में। और इससे क्या होता है कि पैसों की लालच में, बेटर मैच की लालच में, बेटर फैमिली की लालच में लोग शादी तो कर लेते हैं, लेकिन शादी के बाद फिर से वो अपने पार्टनर से अफेयर रीस्टार्ट कर देते हैं। तो इससे ना उनकी शादी अच्छी रहती है, ना सामने वाला इंसान अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पाता है, तो ओवरऑल 3-4 फैमिलीज का नुकसान हो जाता है। तो बी अ लिटिल काइंड एंड अपने बच्चों की लाइफ बचाने के लिए दूसरे की लाइफ खराब मत करिए। बिफोर वी एंड दिस वीडियो, मैं एक पॉइंट भूल गई थी, वो मैं मेंशन करना चाहूँगी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लड़कों को ये करनी चाहिए कि उनको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूव करने पे ध्यान देना चाहिए। स्टार्टिंग से लड़कों को ये दिखाया जाता है
कि वो जितना सक्सेसफुल होंगे उनकी वैल्यू उतनी ज़्यादा है, पैसे कमाओ, प्रोवाइडर बनो, ब्ला ब्ला ब्ला। बट इसमें क्या होता है ना कि जो लड़का बिल्कुल ही अनएम्प्लॉयड है, वो लड़के से कोई लड़कियां पट जाती हैं अच्छी खासी। बहुत बार क्या होता है कि बिकॉज आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस उतनी नहीं होती है, आप लड़की के रेड फ्लैग्स पूरी तरह से मिस कर जाते हैं। अगर लड़की आपसे झूठ बोल रही है, इमोशनली आपको मैनिपुलेट कर रही है, ये सब आप पूरी तरह से मिस कर जाएंगे। क्योंकि टू अंडरस्टैंड दीज साइंस आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना होगा, आपको अपने आप को सबसे पहले समझना होगा। दैट्स व्हेन आप सामने वाले का बिहेवियर भी रीड कर पाएंगे। कुछ दाल में काला होगा तो उन साइंस को पिक कर पाएंगे। एकदम से आपको ना ऐसे इंट्यूशन आ जाएगा कि समथिंग जस्ट डजंट सिट राइट। लेकिन अगर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस वीक है तो ये सब चीज़ें आप स्पॉट नहीं कर पाएंगे। कोई इंसान करियर में कितना भी आगे चले जाए, लेकिन अगर आप ह्यूमन बिहेवियर को नहीं समझ पाए, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं डेवलप कर पाए, तो शायद करियर में सक्सेस मिलने के बावजूद वो सक्सेस टिकेगी नहीं। क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करियर सक्सेस, फैमिली सक्सेस, रिलेशनशिप सक्सेस या फिर फ्रेंडशिप सक्सेस को भी रिटेन करने के लिए। आई होप इस वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया उससे आपकी हेल्प होगी। इस वीडियो को उन फ्रेंड से शेयर करिए जिनकी शादी होने वाली है, या फिर जो इन जनरल थोड़े रेड फ्लैग्स को मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, or who have a tendency to get cheated upon, to get their hearts broken, or to get used by the opposite gender. Thank you for watching.